डेप्रिसिएशन यानी कि डेप्रिसिएशन क्या है और कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। है ये एसेट्स पड़े हैं बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स के नाम से। फिक्स्ड एसेट्स का नया नाम प्लांट एसेट्स है या फिर इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से भी लिखा जाता है। प्लांट एसेट्स आर रिसोर्सेज दैट हैव फिजिकल सब्सटेंसेस यानी जिनकी फिजिकली एग्जिस्टेंस हो, कोई साइज कोई शेप हो उनका, यूज्ड इन ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, डे टू डे बिजनेस में यूज़ होते हो, नॉट इंटेंडेड फॉर सेल टू कस्टमर्स यानी इनको रीसेल नहीं किया जाता बल्कि ये यूज़ के लिए ख़रीदे जाते हैं, एंड एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सर्विस टू कंपनी फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। तो वो एसेट्स जो कि कंपनी को काफ़ी आने वाले काफ़ी सालों तक बेनिफिट प्रोवाइड करें वो प्लांट एसेट्स कहलाते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको कंपनी अपने यूज़ के लिए ख़रीदती है। इनको प्लांट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स या फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से लिखा जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी और जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं वो सब आते हैं। रेफर टू एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड फिक्स्ड एसेट्स, ये सारे इन्हीं के नाम हैं। अब इनकी कैटेगराइजेशन की बात की जाए कि कितनी कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया, तो इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले टेंजिबल प्लांट एसेट्स, उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स और फिर नेचुरल रिसोर्सेज। टेंजिबल वर्ड का मतलब होता है जिनको हम टच कर सकें, जिनको हम देख सकें। लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जिनकी कोई फिजिकल सब्सटेंसेस यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको फिजिकली हम देख सकते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर्स, मशीनरी, ये सब जो है वो टेंजिबल प्लांट एसेट्स में आते हैं। दूसरी कैटेगरी इंटेंजिबल की, इंटेंजिबल वर्ड का मतलब है वो एसेट्स जिनकी फिजिकल सब्सिस्टेंस नहीं है यानी कि फिजिकली एग्जिस्टेंस उनकी नहीं है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, उनको हम देख नहीं सकते, उनको टच नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर भी एसेट्स हैं। वो क्या होते हैं, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स होते हैं, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, गुडविल, इन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिटेल में। तीसरी कैटेगरी होती है नेचुरल रिसोर्सेज की, ये भी प्लांट एसिड्स में आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, साइट्स एक्वायर्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज यानी वो एसिड्स जो कि कुदरत की तरफ से अवेलेबल है, जिनको किसी ने ख़रीदा या किसी ने जिनको बनाया नहीं है, कोई उनको अपनी तरीके तरफ से नहीं बना कर लाया, बल्कि वो नेचुरली अवेलेबल है। जैसे कि ऑयल रिजर्व्स, टिम्बर कहते हैं रॉ फॉर्म में लकड़ी को, और दूसरे जो मिनरल्स हैं, कोल है, गैस है, ये सब जो है नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो प्लांट एसिड्स की 3 कैटेगरीज हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल और नेचुरल रिसोर्सेज। आज जो हम इस लेक्चर में डिटेल पढ़ेंगे वो टेंजिबल एसिड्स की पढ़ेंगे। हमने कहा है कि डेप्रिसिएशन वो कॉन्सेप्ट है जो टेंजिबल एसेट्स पे अप्लाई होता है, यानी कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं जिनमें लैंड को छोड़ के बाकी सारे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनके लिए हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है, ये एक एक्सपेंस है, जिसका मतलब ये है कि एसेट्स वक्त के साथ साथ यूज़ होते हैं, उनकी वैल्यू कम होती जाती है, जिसको हम डेप्रिसिएट होना कहते हैं। टेंजिबल प्लांट एसेट्स एक्सेप्ट लैंड आर यूजेबल फॉर ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। हमें पता है कि जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं लैंड के अलावा वो सिर्फ कुछ उनकी एक लिमिटेड यूज़फुल लाइफ होती है, यानी वो एक खास नंबर ऑफ ईयर्स तक यूज़ हो सकते हैं, उसके बाद नहीं। डेप्रिसिएशन इज़ यूज्ड इन अकाउंटिंग एज अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट टू एक्सपेंस इन द पीरियड्स इन विच सर्विसेज आर रिसीव्ड फ्रॉम द एसेट। तो डेप्रिसिएशन को अकाउंटिंग में जो है हम कहते हैं कॉस्ट अलोकेशन का प्रोसेस है, यानी कि टेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट को हम एक्सपेंस में कन्वर्ट करते हैं उन टाइम पीरियड्स में जिन टाइम पीरियड्स में ये यूज़ हो रहा होता है एसेट्स। For example, a company purchases a piece of equipment for $20,000 and estimates that the equipment will be used for a period of 10 years. The cost of equipment 20,000 will be allocated to each of 10 years using some systematic and rational allocation method. तो depreciation का मतलब है कि कंपनी ने $20,000 में अपने इक्विपमेंट ख़रीदे हैं और 10 साल इसकी एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ है, यानी कि 10 साल उन्होंने एस्टिमेट किए कि ये चलेंगे। तो आने वाले पूरे 10 सालों तक कंपनी ने ये जो $20,000 कॉस्ट है इसको एक्सपेंस बनाना है, क्योंकि ये एसेट हर साल कुछ ख़ास अमाउंट से यूज़ होता जाएगा। तो डेप्रिसिएशन जो है वो एक तरीका है कॉस्ट एलोकेशन का। बेसिक पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ टू अचीव द मैचिंग प्रिंसिपल। हमने गैप प्रिंसिपल पढ़े थे शुरू में, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें काफ़ी प्रिंसिपल्स हमने कॉस्ट, ऑब्जेक्टिविटी वगैरह पढ़े थे। उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो उस वक्त हमने नहीं पढ़ा था, क्योंकि उस वक्त तक इस चीज़ की जो क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं था रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का। अब वो प्रिंसिपल हमने देखना है, वो है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब है ऑफसेट रेवेन्यू ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड विद द एक्सपेंस। इसका मतलब ये है कि एक टाइम पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड जिसमें कोई रेवेन्यू आया है, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो एक्सपेंसेस किए गए थे उनको भी उसी टाइम पीरियड में आपने ख़त्म करना है या मैच करना है या बैलेंस करना है। ऑफसेट का मतलब होता है बैलेंस करना, मैच करना, यानी एक टाइम पीरियड में जितना रेवेन्यू आया है उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जितना खर्चा किया था, जितने एक्सपेंस किए थे, उसको उस टाइम पीरियड के लिए आपने उस रेवेन्यू से मैच करना है।
फॉर एग्जांपल एक साल में कंपनी ने 1 लाख रुपए जो है वो कमाए हैं। इस 1 लाख को कमाने के लिए उसने 80,000 रुपये खर्चा किया है। तो कंपनी ने और मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि ये जो 1 लाख एक साल में कमाया है, इसमें से ये बताएं कि हर महीने कितना कमाया है। इस 1 लाख को अब 12 महीनों पर डिवाइड करें और उसके बाद आप ये भी बताएं कि जो 80,000 खर्चा किया है इसमें से एक महीने में आपने कितना खर्चा किया है। यानी कि हर महीने के रेवेन्यू और हर महीने के एक्सपेंस को मैच करें, उनको बैलेंस करें, तो ये कहलाएगा मैचिंग प्रिंसिपल। तो डेप्रिसिएशन का पर्पस ये डेप्रिसिएशन इसीलिए रिकॉर्ड की जाती है कि ये मेंशन किया जा सके, ये रिकॉर्ड किया जा सके कि जो एसेट है जिसको हमने ख़रीदा था, $20,000 का खर्चा किया था, हर साल जो है उसमें से कितना हमने यूज़ किया, कितना वो जो खर्चा पैसे हमने दिए थे इसको ख़रीदने के लिए, वो कितना एक्सपेंस बनता गया, कितना वो यूज़ होता गया है। तो हर टाइम पीरियड में जो है वो एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड करना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से। एज द एसेट इज़ परचेज, बैलेंस शीट, जब एसेट को परचेज किया जाता है बैलेंस शीट में हम इसको किस तरह से लिखते हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से सामने उसकी कॉस्ट लिख देते हैं जो कि $20,000 फॉर एग्जांपल है। जैसे जैसे बेनिफिट रिसीव किया जाता है, यानी जैसे जैसे हम इस एसेट को यूज़ करते हैं, तो ये इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के नाम से लिखा जाता है जिसको कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और उसकी एक खास अमाउंट होती है जो हम हर साल रिकॉर्ड करते हैं। तो जब एसेट ख़रीदा जाता है तो इसे हम बैलेंस शीट में एसेट के नाम से इसकी अमाउंट एंटर करते हैं, और जैसे जैसे यूज़ होता जाता है हम एक ख़ास पोर्शन से इस अमाउंट का कुछ हिस्सा हर साल जो है एक्सपेंस बनाते जाते हैं जिसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहा जाता है। यही मैचिंग प्रिंसिपल है कि एक ख़ास टाइम पीरियड के रेवेन्यू को उसके एक्सपेंस से मैच किया जा सके। डेप्रिसिएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉस्ट एलोकेशन नॉट वैल्यूएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट एलोकेशन का प्रोसेस है, यानी डेप्रिसिएशन का मतलब है कि एसेट की कॉस्ट को एक्सपेंस बनाया जाए, अलोकेट किया जाए, यानी कि एक्सपेंस बनाया जाए। लेकिन डेप्रिसिएशन ये नहीं बताती कि मार्केट वैल्यू क्या है एसेट की। Depreciation is not a matter of valuation but a mean of cost allocation. Assets are not depreciated on the basis of decline in their fair market value but on the basis of systematic charges to expense. यानी हम एसेट की जो डेप्रिसिएशन है वो इस बेस पे रिकॉर्ड नहीं करते कि हर साल इसकी मार्केट में जो कीमत है वो इतनी अमाउंट से कम हो गई, हम ये नहीं देखते, बल्कि डेप्रिसिएशन में हम सिर्फ ये बताते हैं कि यूज़ होने की वजह से जितने में एसेट लिया था अब उसकी कीमत उतनी नहीं रही है, बल्कि वो कॉस्ट उसकी कम हो गई है क्योंकि हम उसको यूज़ कर रहे हैं। This approach is employed because the value of asset may fluctuate between the time the asset is purchased and the time it is sold. मार्केट वैल्यू पे इसलिए नहीं रिकॉर्ड करते क्योंकि मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है। जिस वक्त ख़रीदा था और जिस वक्त इसको बेचना चाह रहे हैं या किसी से चेंज करना चाह रहे हैं एसेट को, तो मार्केट वैल्यू तो रोज़ चेंज हो सकती है। Attempts to measure these value changes have not been successful because values are difficult to measure objectively. तो अगर हम मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे तो ये एक सही स्ट्रेटजी नहीं होगी क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑब्जेक्टिव नहीं होती, इसको मेजर करना डिफ़िकल्ट है, यानी कि ये रोज़ चेंज होती है, तो एक दिन में 10 बार भी चेंज हो सकती है, तो हम कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करें। Therefore, the asset's cost is charged to depreciation expense over its estimated life, making no attempt to value the asset at fair market between एक्विजिशन एंड डिस्पोजिशन। एक्विजिशन कहते हैं एसेट को परचेज करना, ख़रीदना, डिस्पोजिशन कहते हैं उसको या तो सेल कर दें या किसी के साथ उसको चेंज कर लें। तो एसेट की जो कॉस्ट है उसको हम एक्सपेंस बनाते जाते हैं, ये डेप्रिसिएशन का कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये नहीं है कि हम मार्केट वैल्यू देखें, हमारी जो भी डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करते हैं वो मार्केट वैल्यू से बिल्कुल हटके होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा है कि हमारा एसेट जो है वो $20,000 का हमने लिया है, वो 10 साल चलेगा, तो हम हर साल जो एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं वो ये बता रहा होता है कि एसेट जो 20,000 में लिया था अब उसकी हालत 20,000 जितनी नहीं रही। लेकिन हम ये नहीं बताते कि जब हम इसको बेचेंगे तो इसकी कीमत इतनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि 20,000 में अगर लिया था तो 10 साल बाद भी आप उसको बेचेंगे तो उसकी कंडीशन जो है वो बेशक पहले जैसी नहीं रही, लेकिन फिर भी उसकी मार्केट में वैल्यू वो उतनी ही हो या 20 से सिर्फ थोड़ी सी कम हो। तो इसलिए मार्केट वैल्यू एक अलग चीज़ है और डेप्रिसिएशन एक अलग चीज़ है। बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन के चैप्टर को पढ़ने के लिए बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझना चाहिए। प्लांट एसेट्स आर शोन इन बैलेंस शीट एट देयर बुक वैल्यू और कैरिंग वैल्यू। बुक वैल्यू का दूसरा नाम कैरिंग वैल्यू है। ये जो हम बैलेंस शीट में एसेट्स को लिखते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी, इन सब को जो है हम जिस अमाउंट जो इनकी लिखते हैं वो बुक वैल्यू कहलाती है। वो किस तरीके से आती है, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एसेट इज इट्स कॉस्ट माइनस रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यानी इसका फार्मूला ये बनता है कि ओरिजिनल परचेज प्राइस या कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट।
तो जितने भी मैं भी एसेट को ख़रीदा था उसमें से इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हर साल माइनस करते जाते हैं, तो एसेट की हर साल बुक वैल्यू आती जाती है और फिर बैलेंस शीट में वही बुक वैल्यू लिखी जाती है। यानी हमने पहले जब एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि बैलेंस शीट में किस तरीके से हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन को। हम लिखते हैं बैलेंस शीट में एसेट का नाम लिखते हैं बिल्डिंग, उसमें से माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो जो अमाउंट आती है हम उसको बाकी एसेट्स के साथ टोटल कर देते हैं। तो वो जो अमाउंट आती है बिल्डिंग की कॉस्ट में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करके वो जो है बुक वैल्यू कहलाती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, यानी कि एसेट की जगह यूज़ होता है, रिप्रेजेंटिंग द पोर्शन ऑफ एसेट कॉस्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन एलोकेटेड टू एक्सपेंस। ये वो पोर्शन शो कर रहा होता है एसेट की कॉस्ट का जिसको हम ऑलरेडी एक्सपेंस बना चुके हैं। तो हर साल जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती जाती है उसको हम टोटल करके हर साल जो है वो एसेट की कॉस्ट से माइनस करते जाते हैं, तो जो वैल्यू बच जाती है वो बुक वैल्यू कहलाती है और एसेट की जो बैलेंस शीट में अमाउंट है वो वही शो होती है। Thus, book value represents the portion of assets cost that remains to be allocated to expense in future period. तो book value ये शो करती है कि कितनी कॉस्ट थी एसेट की, उसमें से कितनी डेप्रिसिएट हो गई है। तो बुक वैल्यू क्या शो करती है कि कितनी बच गई, एसेट की कॉस्ट में से कितनी बच गई है जो अब तक डेप्रिसिएट नहीं हुई, वो बुक वैल्यू कहलाती है। अभी हम डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाएंगे तो बुक वैल्यू उसमें क्लियर हो जाएगी। डेप्रिसिएशन बनाने के, कैलकुलेट करने के काफ़ी तरीके हैं। कुछ मेथड्स जो है वो बुक में मौजूद हैं जिनके नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन फॉर फ्रैक्शनल पीरियड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, जिसको डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, मैकर्स मेथड, मैकर स्टैंड्स फॉर मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम, मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। फिर यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ये सारे हम टाइम लिमिट होने की वजह से पढ़ नहीं सकते, इसमें से हम 2-3 मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड डेप्रिसिएशन का जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या है कि जैसे एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी लाइन होती है, तो जिसमें सारे पॉइंट्स बराबर होते हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड ये मेथड है कि जिसमें हर साल एक ही अमाउंट से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होती है। Under this method, equal portion of assets cost is recognized as expense in each period of its useful life. यानी हर साल हम एक ही अमाउंट एसेट की रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पे। साल्वेज और रेजिडुअल वैल्यू वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम पहले फार्मूला इसका देख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन में हम किस तरीके से एसेट की डेप्रिसिएशन निकालते हैं, वही फार्मूला है जो हमने पहले एडजस्टिंग एंट्री करते वक्त पढ़ा था, सिर्फ इसमें एक छोटा सा चेंज है। पहले हम कहते थे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस साल्वेज वैल्यू या फिर रेजिडुअल वैल्यू भी इसको कहते हैं, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ये साल्वेज या रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? द पोर्शन ऑफ एसेट्स कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड थ्रू सेल और ट्रेड इन ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। ये वो वैल्यू है जो हम कहते हैं कि जब एसेट की यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाती है तो जो वैल्यू इसकी बचती है वो रेजिडुअल वैल्यू या साल्वेज वैल्यू कहलाती है। यानी कि हमने कहा कि एसेट को हमने ख़रीदा था 20,000 में और हमने इसकी एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ रखी कि 10 साल तक ये चलेगा, तो 10 साल के बाद इस 20,000 में से जो एसेट की वैल्यू बच जाएगी, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल 5,000 बचेगी, वो 5,000 जो है उसकी रेजिडुअल या फिर साल्वेज वैल्यू कहलाती है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो डेप्रिसिएशन हम इस मेथड से कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ। आपको क्वेश्चन में ये तीनों चीज़ें दी होती हैं, फिर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है। तो स्ट्रेट लाइन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हर साल इसी फार्मूले से वो एक ही अमाउंट डेप्रिसिएशन की निकलेगी। जैसे डायग्राम में आप देखें, नंबर ऑफ पीरियड्स एक्स एक्सिस पे और वैल्यू ऑफ एसेट वाई एक्सिस पे लिए, तो जितने साल गुजरते जाएंगे, पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर साल एक ही अमाउंट से एसेट की वैल्यू कम होगी। यानी अगर एक साल 5,000 से कम हो रही है, एक साल 5,000 डेप्रिसिएशन है, अगले साल भी 5,000, तीसरे, चौथे, पाँचवें जितने भी साल यूज़फुल लाइफ है, हर साल वो उसी 5,000 से ही डेप्रिसिएट होगी।